बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या ये है कि कराची में 24 घंटे गुजर गए, गुल प्लाजा की आग को न बुझाया जा सका। अब भी 58 के करीब अफराद लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्लाजे तामीर किए जाते हैं, उस वक्त जो क़वायद व ज़वाबित होते हैं, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। एक प्लाजा बनता है, उसके लिए 200 दुकानें मुकर्रर होती हैं, लेकिन फिर बाद उसी को एक्सटेंशन करके कई दुकानें बढ़ा ली जाती हैं। फिर फायर सेफ्टी का निज़ाम है, वो इन प्लाज़ों के अंदर मौजूद नहीं होता। आग लगने के वाक़यात के बाद अंदाज़ा होता है कि किस कदर क़वायद व ज़वाबित की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। आज के प्रोग्राम में इस अफसोसनाक वाक़े पर भी बात करेंगे, साथ ही मुल्की सियासत का भी जायज़ा लेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। नजम सेठी साहब सीने साफ़ी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सख्त गुस्से में हैं। अडियाला जेल के अंदर वो ऐसी बातें भी करते हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती, यानी वो गालियाँ भी देते हैं और अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। और उन्हें बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कहते हैं जी कोई बात नहीं और रिकॉर्डिंग कर लें। महमूद खान अचकज़ई जो है वो कौम परस्तों के पास जा पहुँचे हैं। क्या इन हालात में अचकज़ई साहब अपना जो है किरदार अदा कर पाएंगे मुज़ाकरात के हवाले से? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है, इसमें भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब फिज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब इसार राना साहब, जबकि फवाद अहमद सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन कराची से हमारे साथ मौजूद है कि कराची की सूरत हाल हम आपके सामने रख सकें। फवाद अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। कराची के गुल प्लाजा में आग लगी है, 56 अफराद ताहाल लापता हैं। अभी मुराद अली शाह साहब का एक स्टेटमेंट आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी उन तक रब्ता नहीं किया उनसे। ये हालात हैं अगर कोऑर्डिनेशन के वफाक के और सूबाई हुकूमतों के माबैन। दूसरी तरफ ये जो प्लाजे होते हैं, इन प्लाजों में आग लगने के बाद चीज़ें सामने आती हैं कि जनाब अप्रूवल नहीं थी, शॉर्ट सर्किट इसलिए हो गया कि वहाँ तारें खुली थी। क्या इस प्लाजे में कोई सूरत हाल इस किस्म की थी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी इस वक्त मैं जब आपका प्रोग्राम होने आ रहा है तो मेरे 2 घंटे पहले मैं वहाँ आया हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम वहीं से रिकॉर्ड किया था। तो मैंने बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल वहाँ पर देखी कि लोग रो रहे थे। मुख्तलिफ जो लोग, एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी यहाँ पर डॉक्टर ही थी, वो यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए आई थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, वो लापता है, यहाँ पर आप मेरी मदद कीजिए। हम भी बेबस खड़े थे कि हम उनकी क्या मदद करें, क्योंकि वहाँ पे केएमसी का अमला मौजूद था, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था, उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आप अंदाजा कीजिए कि जब मैं वहां पर मौजूद था तो आग लगे। जब आपका प्रोग्राम आ रहा है तो उस वक्त पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, और जिस वक्त मैं वहां पर मौजूद था उस वक्त तकरीबन जो है वो 20 से 22 घंटे हो चुके थे। लेकिन फायर ब्रिगेड को आए हुए भी तकरीबन 20-21 घंटे हो चुके थे। मुस्तकिल वहां पर पानी के टैंकर खाली हो रहे हैं, पानी और जो फोमिंग है, आग बुझाने का अमल है वो किया जा रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कोई छोटा मोटा प्लाजा नहीं है, ये तकरीबन पौने 2 एकड़ के ऊपर फैला हुआ एक प्लाजा है, जिसके बहुत सारे एग्जिट थे, 20-22 के करीब एग्जिट थे। लेकिन अब चीफ फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि मैंने जिंदगी में ऐसी आग नहीं देखी, 30-35 साल का मेरा करियर है, कि जो बैक वक्ती तमाम गेटों की तरफ चली जाए और बैक वक्ती जो है वो लगना शुरू हो जाए। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वहां पे परफ्यूम की बहुत सारी दुकानें थी, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी दुकानें थी। तो वो सारी दुकानें कॉस्मेटिक्स की जो थी उनमें भी केमिकल यूज होता है, शायद उस वजह से भी आग फैलती गई। फायर सेफ्टी की आप बात करें तो वहां पर जाहिर है कि इस मौके के ऊपर मैं नोहा पढ़ना शुरू कर दूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट के लोगों ने भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि फायर सेफ्टी क्या चीज होती है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की इसको 1995 में इजाजत मिली थी, फिर 2-3-4 साल बाद 2003 के अंदर जो है वो 2 फ्लोर और डाल दिए गए। 500 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 दुकानें जो वहां पर बन गई। चलें आप इस बात को छोड़िए, फायर सेफ्टी की अगर बात आप करें तो 2023-24 में कोर्ट में एक रिपोर्ट सईद गनी जमा कराते हैं। अभी केएमसी की रिपोर्ट के कुछ मंदजात मेरे पास आए हैं, वो ये कहते हैं कि जी शार फैसल के ऊपर जब 266 इमारतों का ऑडिट किया गया तो सिर्फ 6 ने जो है वो फायर सेफ्टी के मामलात के ऊपर अमल किया। जब ऑडिट करने के बाद उनको नोटिस दिए गए कि आपके पास मौजूद नहीं है। तो शार फैसल आई है चुंदरीगढ़ रोड की 266 इमारतों में से सिर्फ 6 ने जो है वो 2 साल के अंदर सिर्फ फायर सेफ्टी के मामलात के ऊपर अमल किया है। तो इसमें जाहिर है कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसमें हम लोग इस तरह जिम्मेदार है कि आप अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जो है वो कोई फायर जो है वो एक्सटेंशन नहीं लगाते, वहां से स्केप के रास्ते नहीं बनाते, तो ये सारी चीजें भी बहरहाल अपनी जगह है। हुकूमतों के मामला भी अपनी जगह है कि एक बिल्डिंग किस तरह से जो है वो उगते चले जाती है कि मेजनाइन फ्लोर के ऊपर जहां पार्किंग अप्रूव थी वहां पर दुकानें लोग बना लेते हैं। ये सिर्फ कराची के अंदर नहीं है, लाहौर में भी शायद ऐसी इसी तरीके से हो।
कि आप 100 दुकानों की अप्रूवल लें और उसको आधा आधा करके 4-4 दुकानें बना लें, 400 दुकानें वहां पर मिल जाएं। तो बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। और दुख की बात उसमें यह थी कि अब भी तकरीबन कोई 58 के करीब लोग जो है वो उसमें फंसे हुए हैं, लापता हैं, बिल्कुल। किधर हैं, कहाँ हैं, किसके पास हैं, मौजूद हैं, नहीं है। हमें हमारी सहाफत ये सिखाती है कि जब तक किसी की लाश जो है वो मिल ना जाए उस वक्त तक हम तस्दीक ना हो कोई जाए, बिल्कुल ठीक। तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक हम गुफ्तगू नहीं करते। तस्दीक तो 6-7 लोगों की हुई है, जिसमें एक फायर फाइटर भी है जो बेचारा आग बुझाने के लिए गया था नॉर्थ नाज़िमाबाद से, यानी कि आप समझे कि 30-35 किलोमीटर दूर से बेचारे बेचारे की तकलीफ जो है वो उसको पुकार के लाई थी। वो यहाँ पे आया, उसके ऊपर एक बीम गिर गया ऊपर से बिल्डिंग, क्योंकि जब डिप्टी मेयर यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे सलमान मुराद बलोच, तो उसी दौरान जो है वो बिल्डिंग गिरने का मामला हुआ। उसमें बताया ही जा रहा है कि जो बिल्डिंग का एक पिलर जो है वो नौजवान के शाने पे लगा और उसके बाद वो जहां बढ़ना हो सका। तो ये सारी सूरत हाल थी मलिक साहब, एक अफसोसनाक वाकया था। अब भी जो है वो वहां पर आग बुझाई नहीं जा सकी जो इस वक्त तक की मालूमात। हफीजुल्लाह न्याई साहब, कितने अफसोस का मकाम है ये, जिसका जिक्र भी फुआद में सब कर रहे थे कि 500 दुकानें मंजूर हुई, फिर उसको 1200 तादाद हो गई। ये हर प्लाजे में ऐसा ही है तकरीबन। हमने देखा कि बाद में कवानीन जो है उन पर अमल दरामद के लिए महकमे आ जाते हैं, लेकिन जब ये बन रहे होते हैं तब कोई पूछने वाला नहीं होता, और जब ये सारी दुकानें डबल की जा रही थी तब कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे हादसा फिर जन्म लेते रहते हैं। हुकूमत का कसूर है, दुकानें बनाने वालों का कसूर है, प्लाजे बनाने वालों का कसूर किसका है? मलिक साहब, कसूर तो हुकूमत का है। ये रेगुलेट करना चीज़ों को और कानून की जो है की पर अमलदारी जो है हुकूमत के अलावा किसका काम है? देखें, इस कौम का एक बदकिस्मत जो सूरत हाल है इस कौम की, और ये आज की कहानी नहीं है। ये पिछले, मैं तो समझता हूँ कि 35-40 साल पहले शायद इस तरीके से शुरू हुई है। इससे पहले भी किसी न किसी दर्जे पर मौजूद हो, लेकिन अब वो इतना बदर्जा तो मौजूद है कि शहरी की जान और माल की हिफाजत हमारा आइन भी गारंटी करता है और हुकूमत की ऑटमोस्ट जिम्मेदारी है। ये तो 3000 साल पहले की रोमन अम्पायर जो रिपब्लिकन बनी थी उनके अंदर भी यही पहला असूल था कि शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत करेगी। हजरत उमर का कौल ही सुना था आपने कि एक कुत्ता जो है अगर दरिया फरात के किनारे भूखा मर गया तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। हम सुनते नहीं थे कि एक खातून अगर मदीना मुनव्वर से जेवरात से लदी पदी मिस्र तक चली जाती थी या बैतुल मुक़द्दस तक चली जाती थी तो वो तो अकेली, तो कोई खतरा नहीं होता था। कौन गारंटी करता था? हुकूमत करती थी। देखिए, इस हुकूमत के अंदर आप आज शहरी जितना गैर महफूज है, और ये आज की बात है, ये पिछले साल भी ये हाल था, 5 साल पहले भी ये हाल था, 10 साल पहले भी ये हाल था। आप छोटे हैं, आप, मुझे नहीं पता कि आपको इसको इदराक है या नहीं, लेकिन कम अज कम आपको अंदाजा होगा कि एक जमाना था कि घरों के अंदर ना चौकीदार होते थे और ना घर बंद होते थे, कम अज कम दिन के टाइम। अब देखें, कराची लाहौर में ये शुरू हुआ बीमारी, कराची से 80s में शुरू हुई, फिर 90s में। अब देख, दीवारें बड़ी, घरों के बाहर पहले सलाखें बन गई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक वो बन गया, वायर बन गए, चौकीदार, गार्ड, कंपनी है। ये हमने 40 साल पहले पाकिस्तान में था कि प्राइवेट गार्ड्स होंगे। किस लिए? कि बेखैरी शहरी हुकूमत गैर महफूज समझता है। और ये जो आग लगी है ये हुकूमत की वो नाअहलियों में से नाअहली है। इतनी देखें, जहाँ पे इस वक्त पूरा जो निज़ाम है वो एक बस इसलिए कायम है कि उसको हमने तोड़ने के बावजूद, जिसमें नसरुल्लाह मलिक साहब और हफीजुल्लाह खान जो है ये सारे शामिल हैं, उसके तोड़ने के बावजूद हमारी ये ज़रूरत है कि राना साहब भी उसमें महफूज रहे, मैं भी महफूज रहूँ, इतना रहे। खुदा गवाह है कि मेरी और आपकी इतनी ज़रूरत न होती, या हमने इस निज़ाम को पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने इनफरादी तौर पर हत्याया हुआ है, चाहे वो फायर ब्रिगेड का है, चाहे वो कस्टम का है, चाहे वो कोई किसी किस्म का, चाहे पटवार खाना है, पूरा निज़ाम पाकिस्तान के शहरों में पैसे के एवज हत्याए हुए। ये एक ऐसी तकलीफ दह सूरत हाल है कि मुझे इससे तकलीफ दे नजर आती है कि मैंने 4-5 दहाइयों में अपने सारे मेरे सामने ये तनज़्ज़ुल का सिलसिला देखा है। और अब ऐसा है कि मैं अक्सर कहता हूँ जी कि अगर आप ये समझें कि बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, KP के चंद इलाकों में दहशत गर्दी है, तो वहाँ पे क्या शहरियों की जान और माल जो मासूम मारे जाते हैं, कभी पंजाबी मारा जाता है, कभी आग लग जाती है, तो हुकूमत इसको रोक सकती है। रोकने तो ख्याल वो कहते हैं ना, रोकने तो छोड़े, उनके करीब से ये ख्याल भटक ही नहीं सकता। चुनाचे
वो कहते हैं हमारे मियाँ वाली में तो कहते हैं, शायद पंजाबी का भी हो, कि वो कहते हैं जागते रहना साढ़े ते ना रहना, बस। बिल्कुल ठीक। तो हुकूमत को कहने चाहिए शहरियों को, और वो कह चुकी है कि अपने जान और माल की हिफाजत जो उसकी जिम्मेदारी थी, हुकूमत इससे करने से कासर है, बल्कि उसके बाद अब एहलियत भी नहीं है कि वो मेरी जान और माल की हिफाजत करे। मैं अपने जान, घर की जान, माल की, अगर मेरे पास माल है तो उसकी हिफाजत मैंने खुद करनी है। बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, ये तनज़ली जो है हमने हर साल देखी कि मुसलसल हम गिरते ही चले गए, महकमाना कारकर्दगी हो वो ना होने के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में अगर शहरी पाकिस्तान के देखें, कराची के हमारे भाई 58 लोग लापता हों पिछले 24 घंटों से, और आग पे भी ना काबू पाया जा सके। और जब प्लाजे की बात की जाती है, ऐसे सैकड़ों प्लाजे हैं। अभी जो फवाद अहमद साहब ने कहा कि जनाब फायर सेफ्टी के लिए अगर प्लाजों को चेक किया गया, ऑडिट किया गया, तो सिर्फ शाराए जो है फैसल उसके ऊपर 266 में से सिर्फ 6 के जो है वो स्टैंडर्ड के ऊपर फायर सेफ्टी है उसके अंदर, बाकी 260 जो हैं वहाँ भी किसी वक्त आग भड़क सकती है। बात यह है मलिक साहब कि मैं कराची से मेरे एक जाती दिली एक अटैचमेंट है, और मैंने एक वक्त कराची में गुजारा है। मैं कराची को अगर ईमानदारी से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इलाका गैर है, ठीक, और जहां कानून, इंसाफ, कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही। मैं कराची रहा हूं, मैं कराची को करीब से देखा है। मुझे दुख होता है कि मैं लाहौर में अपने आप को बहुत महफूज समझता हूँ। कराची के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक अजीबो गरीब एक अंडरवर्ल्ड के ने हाईजैक कर लिया है कराची को। ये जो प्लाजे वाली बात है, ये इस बात को मेरी इस रेफरेंस से जरा आप देखें कि चूंकि वहां पे कोई कानून की अमलदारी है ही नहीं, जिसका जो दिल करता है चाइना कटिंग कर लें आप जनाब अली, पर्ची माफिया, भत्ता माफिया, उसके बाद वाटर माफिया, उसके बाद वो जो गंद पूरा कराची शॉपर से अटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कराची में सब भुट्टो जिंदा है, बाकी सब मर गए। और पीपल्स पार्टी के लिए तो ये शर्म का मुकाम है कि ये किस ब्याह पे, किस बिरते के ऊपर ये भुट्टो का नाम लेते हैं कि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। इन्होंने ना ज़ियाउल हक भुट्टो को मार सका, ना उनके रूहानी बेटे नवाज शरीफ भुट्टो को मार सके। पीपल्स भुट्टो को मारा जरदारी और बिलावल की पॉलिसी होती। क्या आप कराची जाए आपको दुख होता है, वो शहर जिसको हम कभी दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आपसे मिलाते थे, वहां पे बदबू, गंदगी, कोई एक चीज आपको डिसिप्लिन में नजर नहीं आएगी। और पीपल्स पार्टी पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर कराची को कहते हैं कि जी हमने पता नहीं कराची में क्या कर दिया। अब वो आप सीएम को देख लें कि जी वजीर आजम ने मुझसे राब्ता नहीं किया। वजीर आजम ने आग बुझानी आके, वजीर आजम ने यहाँ पे बाइलाज के ऊपर अमल करवाना था, वजीर आजम ने इन प्लाजों के अंदर क्या नाम है दाखिली खारजी रास्तों को का तयन करना था, वहां पे भी इमरजेंसी की सूरत में सूरत हाल को निपटने के लिए आग लगने के पौना घंटा बाद ये पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। ये इनका इंतजाम है, ये इनकी क्या नाम है हुकूमत है। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं इस हुकूमत को उठा के इस आग के अंदर फेंक दूं कि तुम जो लोग अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते, चलो वो किसी मुसीबत में फंस गए तो उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते, सिवाय बयानबाजी के और फजूल किस्म की बकवास के आपके पास करने को कुछ नहीं है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है ताजा तरीन वो ये है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी पे करे, वो हमें नहीं पता कि वो क्या अंदर क्या पोजीशन है क्या नहीं है। अभी तक ये लोग इस जोगे नहीं हो सके कि कम से कम उसके इर्द गिर्द का ये एस्टिमेट लगा सके कि इसको हमने रोकना कैसे है। खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं सारे। अभी फवाद बता रहे हैं कि अपनी बेबसी कि मैं वहां हम खड़े हुए थे, बेबस थे, हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में आग लगती है, दुनिया में 10,000 साने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर रियासत रिएक्ट करती है फौरी तौर पे और बताती है कि ठीक है साने आ गए, उसे हमें डील करना आता है। ये तो ऐसे नाहिल लोग हैं कि इनको डील करना क्या, इनको तो ये भी नहीं पता कि डील के स्पेलिंग क्या होते हैं। बयानात के बाद दिलवा लो इनसे 2-2 टके के बयान। राणा साहब मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है। इस कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासत की, कि सियासत में जो अफ़वाम व तफ़हीम की या महाजराई ख़त्म होने की बातें चल रही हैं, ये ख़त्म होंगी कैसे? क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि जनाब वो शदीद गुस्से में है और गुस्से का इजहार भी गालियों से करते हैं। इन हालात में मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, सियासत की अगर बात करें, मुल्की सियासत की, तो नजम सेठी साहब बहुत सी आजकल खबरें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब के जो इस वक्त महमूद खान रचकज़ई साहब हैं वो चले गए हैं जो है नेशनलिस्टों के पास सिंध में, उससे भी इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो सकती है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वहाँ बैठ के बहुत बुरा भला कहते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग की गई उनके हवाले से उसके बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को और जनाब बाज़ शख्सियात को बहुत बुरा भला कहते हैं। इन हालात में मुज़ाकरात होने के इम्कान कैसे होगा? देखिए मलिक साहब, बात यह है कि जो सियासत जो है वो कोई कभी भी जो है इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड मौजू या मजमून नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको मजीद पेचीदा और कॉम्प्लेक्स कर रखा है। जहाँ तक नजम सेठी साहब की जो खबरें होती हैं, मैं तो खुद उनका अकीदतमंद हूँ, और उनके पास उनके जो तज्जिए होते हैं वो हकीकत इतने एक्यूरेट होते हैं कि अक्सर पेशतर बिल्कुल वो कहने को तो चिड़िया होती है, लेकिन वो उनके अपने जहन की इख्तरा होती है, और इस मामले में अल्लाह ने उनको बड़ा एक मलका दे रखा है कि वो नाप तोल के सही तय करते हैं जो कुछ होने वाला होता है, और हालात को सही उसकी तर्जमानी करते हैं। अब इमरान खान साहब जो है जो कुछ कर रहे हैं, मैं तो एक अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अंदर एक बहुत बड़ी जो खूबियों में से एक खूबी है कि वो लड़ाई के फन से आशना है। मैं कई बार कई दोस्त मेरे पूछते हैं, इसी तरह टीवी के प्रोग्राम में पूछते हैं कि ये आप क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा जी वो एज ए फास्ट बॉलर सारी उम्र जो है वो ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, अटैक करते रहे हैं। उनका जहन जो है उसकी बड़ी तराश खराश हुई है, उसको हॉर्न किया हुआ उन्होंने, तेज किया हुआ है तेजे की तरह के, जिसमें वो इस फन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ये जो कर रहे हैं उनकी बड़ी एक कैलकुलेटिव मूव है। मैं नहीं समझता, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि अमलन चूंकि उनको सियासत का नहीं पता, सियासी लिहाज से वो बिल्कुल बांझ हैं, सियासत से बिल्कुल नाबल्द हैं, और उनमें उनकी हमेशा नाकिस हिकमत अमली होती है, या उनको कोई क्लू नहीं होता कि सियासत को कैसे आगे बढ़ाना है, इसलिए उनको वहाँ तो नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा अपना ख्याल है कि जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान के साहब की सियासत जो है वो चूँकि उसको एक बड़ी क्रीडेंस हासिल है, उसको बड़ी पजीराई हासिल है, उसके मौजूदगी में इदारा जो होता है वो को मुस्लिम लीग नून नहीं है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है कि वो एक मुखालफत के बावजूद, या तहरीक इंसाफ नहीं है कि मुखालफत के बावजूद आगे बढ़े। उनको कौम का कंसेंसस चाहिए होता है, जो कि कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत कुछ गौर करने के लिए है, और हर वो गेम ना करें। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं नपी तुली बातें कर रहे हैं, और वो एक सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये उनकी एक सोची समझी ये प्लानिंग है। इसार राणा साहब, अगर इमरान खान साहब बैठ के वहाँ पे जेल के अंदर गालियाँ देंगे तो माहौल तो फिर जिसका पीटीआई अक्सर तकाजा करती है जनाब कि जी माहौल में थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, दोनों तरफ से जो है वो बयानात की शिद्दत में भी कमी आनी चाहिए। लेकिन अगर पार्टी का लीडर खुद ही अगर गालियाँ देने पर आ जाए और गालियाँ दे रहा हो, एक तो उस पार्टी के लीडर के हवाले से भी लोग एतराज़ करेंगे कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी अगर गालियाँ देता है तो उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना रहा है। एक तो ये बात भी बड़ी अजीब है कि उसकी रिकॉर्डिंग होती है और कहती कि रिकॉर्डिंग होती है गुफ्तगू की, ये भी मेरे लिए बड़ी अजीब बात है। दूसरी अजीब बात यह कि ये बात नजम सेठी साहब को भी पता चल जाती है। तीसरी बात यह कि इसकी आवाजें जो हैं वो इंजीनियर तक भी चली जाती हैं। चौथी बात यह कि मुझे लगता है कि कोई ऑडियो आने वाली है। इन सारी चीजों को अगर मैं मिला के देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऑडियो आने वाली है। पांचवी बात यह है कि इमरान खान के अगर इस बात को मैं मान लूं नजम सेठी साहब की, तो फिर इमरान खान तो किसी मूड में नहीं लगता बाहर आने के। तो ये बात जब मैं कहता हूं कि इमरान खान तो खुद नहीं चाहता कि वो अभी बाहर आए, तो वो लोग कहते हैं कि लो जी वो तो मिन्नतें कर रहे हैं बाहर आने की, फिर एक तो अगले दिन ही नजम सेठी कहता है नहीं जो तो गाला कर दे। तो बुखलाहट भी तो हो सकती है ना राणा साहब। अच्छा, बुखलाहट तो ये है कि अगर मैं आपको गालियां दे रहा हूँ और आप गुस्से में मुझे गालियां दे रहे तो बुखला आप गए हैं, मैं नहीं गया। बुखलाहट तो आप में आ गई। तो ये मैं क्या कहते हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, न्याजी भाई की बात को मैं जरा थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बात कह रहा हूँ। तो बात ये कि अगर इमरान खान जेल में बैठ के अपने पत्ते अपनी इस तरह खेल रहा है कि उसके जवाब में वही कुछ आ रहा है कैलकुलेटेड जो वो चाह रहा है, तो फिर तो वो बहुत कामयाब आदमी है। और मैं न्याजी साहब की इस बात को नहीं मानता कि वो सियासत नहीं जा आती। और सियासत किसे कहते हैं?
इसी को तो कहते हैं कि एक बंदा बैठ के अपने पत्ते इस तरह सेट करके खेले कि उसके रिस्पॉन्स में उसे पता हो कि अब होना क्या है और वो वैसे ही हो रहा हो। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान जेल में बैठ के अपनी सियासत बहुत अच्छी खेल रहा है, और वहां बैठ के उसने नवाज शरीफ माइनस, जरदारी माइनस, कहाँ है सियासत में इन लोगों की गुफ्तगू या कुछ। अगर सियासत में कोई बंदा जिंदा है या जिस पे बात होती है तो सिर्फ इमरान खान है, और तो कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस टाइम सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, और उसके लिए लेकिन सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा राणा साहब? ये सारे लोग बात तो करते हैं सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन अगर बात गालम गलूच तक जा पहुंची है, सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे? वैसे तो मैं इस गालम गलोच को ऑन ही नहीं कर रहा ना। ठीक, मैं नहीं मानता कि इमरान खान ने कोई गालम गलोच की होगी। मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात। ठीक। और क्या कहते हैं, मैं शाइस्तगी का कायल आदमी हूँ, मेरी तो सारी गुफ्तगू शाइस्तगी पे होती है, तो मैं तो उसको सामने रख के कह रहा हूँ। और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। अगर एक पार्टी को उसका सियासी जायज आईनी हक दे, एक पार्टी का एक बंदा बाहर निकलता है, वो एक नारा लगाता है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर लेते हैं, उसके नाम की कव्वाली में जुमला आ जाए तो आप कव्वाल को उठा के ले जाते हैं, आप लोगों को घरों से उठा के ले जाते हैं, उनको उनका जमहूरी हक नहीं इस्तेमाल करने देते, आप अपने मुखालिफ कैंडिडेट को अगवा करवा लेते हैं। लाहौर में ये अभी जमात इस्लामी के कैंडिडेट को अगवा किया, पीटीआई वाला खड़ा नहीं हुआ था, तो आप सियासी इस्तेहकाम कैसे लेके आएंगे जब आप लोगों को कुशन ही नहीं देंगे, लोगों को आप जब सांस ही नहीं लेने देंगे, उनका जमहूरी हक नहीं देंगे, तो फिर सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कुछ इस तरह के हम मेयर्स करें जिससे इस्तेहकाम नजर आए। लेकिन अगर आप खुद इन चीजों के अंदर इतने बड़े फरीक बन जाएंगे कि सामने वाले को कहेंगे कि साड़ी मर्जी के बगैर तो सांस नहीं ले सकता, तो फिर सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। एक सीएम अगर आए किसी सूबे में और आप उसे कहें कि ये ड्रग माफिया है और कहें सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, वो यहाँ के शुभ शुभ बोलेगा, तो नहीं बोलेगा वो। तो ये तो हमें बाकी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की जो जंग मामला है वो जाने, लेकिन जो नीचे पॉलिटिकल क़यादत है वो अपने किरदार से तो ये बताए कि वो संजीदा है इस सियासी इस्तेहकाम के लिए। ठीक है। जब आप किसी को कुशन ही नहीं दे रहे, किसी को मौका ही नहीं दे रहे, किसी बात का गुंजाइश नहीं दे रहे, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट पे सारी बातें ना डालें कि एस्टेब्लिशमेंट यूं चाहती है, ये यूं चाहती है। आप खुद भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, चले तो शेर आफरीदी तो बहुत एग्रेसिव खेलता है। ये अभी जो आईने जम्मू और पाकिस्तान वाले अचकजई साहब गए सिंध में, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए आपने। वो तो एक मुदब्बिर सा आदमी है, जरदारी के भी दोस्त हैं, नवाज शरीफ के भी दोस्त हैं। लेकिन राणा साहब सवाल ये पैदा होता है ना कि आखिर वो लोग जो कौम परस्त हैं, जो पाकिस्तान की वफाक के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बातें करते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के पास जाएगी तो उनका मुकदमा वीक नहीं होगा? नहीं, तो वो तो मरियम भी जाते रही है अपने दौर में, नवाज शरीफ भी जाते रहे। क्या जो जिन अरकान असम्बली हैं जो क्या कहते हैं कौमियत का नारा लगा के आए हैं, उनको नून लीग ने वो नहीं किया, वो पीटीआई छोड़ के उनके पास नहीं जाके बैठ गए। तो ये तो सब जमातों को सोचना चाहिए, किसी एक जमात को क्यों? और जो पाकिस्तान के खिलाफ है, क्यों नहीं एक दफा सब मिलके उनके खिलाफ फैसला कर लेते कि अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ है तो निकाल के बाहर फेंक दें उन्हें। जो पाकिस्तान की वादानियत के उसके खिलाफ है, सालमियत के खिलाफ है, उनके ऊपर सोबर लानत भेजें, उन्हें उठा के बाहर फेंक दें। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फिजुल न्याई साहब, जो अमर फार्मूला जो है अचकजई साहब का, जिसमें तो पहली बात ही है कि शायद हुकूमत के लिए पता नहीं काबिल कबूल ही नहीं होगी कि हुकूमत जनाब मुस्ताफ़ी हो जाए, 4 माह के अंदर इंतखाबात हों। ऐसे मामलात या ऐसे मुज़ाकरात आपको होते हुए नजर आते हैं, और महमूद खान अचकजई मुज़ाकरात कर पाएंगे? अगरचे वो किसी जारहाना सियासत के कायल तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मूव शुरू कर दी है कि जनाब सिंध में अगर वो चले गए हैं कौम परस्तों के पास, इसी तरीके से अगर उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं, तो महमूद खान अचकजई का किरदार रहेगा ऐसा कि वो मुज़ाकरात कर पाए? देखिए जी मलिक साहब, पहली तो बात है 2-3 चीज़ें हैं। मुझे हकीकत है कि बड़ा कि तरस आता है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो उनके पास जो, और जो उनके सपोर्टर भी हैं, जो उनकी पेरिफेरी पे भी हैं, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके अंदर जो, और ये नहीं होनी चाहिए चीज़, क्योंकि ये आपको काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है कि उनके पास ये
ये वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई है, या वो उस तरफ उनका दिमाग जाते नहीं है कि हम इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसको कैसे निकालें। खुसूसन जो दानिशवर लोग हैं सारा कुछ, वो कहते हैं ना कि वो किसी ने मजनू को कहा कि तुम्हारी लैला है काली, उसने कहा मेरी लैला नहीं काली, तुम्हारी आँख नहीं देखने वाली। तो उसने तो एक जो मजनू जब बंद हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद कोई ये नहीं होता कि अंधाधुंध वो करता है। उसके बाद जो तजिया होता है, मुझे कोई फर्ज अल्लाह ना करे कोई नफरत ऐसी हो जाए इमरान खान से, या किसी से मोहब्बत हो जाए, और मैं जो राइट रॉन्ग कोई उसमें तमीज़ नहीं है। मतलब आप ये इमरान खान साहब की सियासत की तारीफ मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा किया उन्होंने, किया दसवा करे। मेरा तो उनसे झगड़ा ही यही रहा है पूरी उम्र के, आपकी पार्टी को 30 साल हो गए, मुझे एक फैसला बता दे सियासी 5 नंबर तक आपकी रसाई हो गई है कि नहीं हो गई, ये पहले पूछे जिन्होंने की है उनका जो अकाउंट ले ले। चाहे आजम सवाती साहब है, चाहे अलीमीन गंडापुर साहब है, चाहे गौर साहब है, जो बातचीत करते रहे उनसे भी पूछ रहे भाई आप क्या बातचीत करते रहे। अब रहे जी करजई साहब को कम हक को खूब पता है कि उनके पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि इमरान खान साहब के बेहाफ पे कोई मामला करे। अच्छा, अब वो क्या कर रहे होंगे, वो कहते होंगे कोई ऐसा चीज माहौल पैदा हो जाए कि जिसमें कुछ थोड़ी देर के लिए आगे चला जाए। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो कौमी सियासत में हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन है। हर जो है कौमी सियासत करने वाले जो हैं उनके बारे में मुझे कोई किसी किस्म को कोई गलत फहमी नहीं है कि कोई बतल हुर्रियत है। बस एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़े रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना उनके हर पार्टी के अंदर इन रोड्स हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनकी बहुत मौजूदगी है, मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत बनाई हुई है, पीपल्स पार्टी उनके तो बहुत जगह साथ है, और बाकी मजहबी जमातें हैं दामे दुर में सुखन उनके साथ रहती हैं। ये उनको एक सहूलत हासिल है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो या ना हो। तो जई साहब एक बड़ी मुश्किल फंसे हुए हैं, क्योंकि बहरहाल लीडर ऑफ अपोजिशन होना भी एक एजाज़ है, आखिर में उनको बड़ा अच्छा ओहदा मिला, वो डिजर्व करते थे, उनको होना चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात के अंदर उनको भी पता है कि ये सीरियस मामला नहीं है, बस कुछ ऐसा हो जाए कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की और सियासी जो लड़ाई पब्लिक में हो रही है ये ख़त्म हो जाए। एक आखिरी फिक्र है, उसमें फैसल आफरीदी सोहेल आफरीदी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लड़ाई ख़त्म हो जाए। उनके लेबो लहजा मैंने देखा है, उसके बावजूद उन्होंने एक मुफाहमती है। अच्छा जई साहब की मुफाहमती है, असद कैसर साहब की मुफाहमती है, और मेरा ख्याल है कि इसी को परवान चढ़ाया जाएगा। जो मुखालफती है या जो हॉक्स हैं, जो काब हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो भी अपनी जगह रहेंगे, और वो हफ्ते की बुनियाद पर उनके बयान भी आते रहेंगे। लेकिन मामला जो है तहरीक इंसाफ कंट्रोल करती है, या गैर जो डिफेक्टो या डिजोरो तहरीक इंसाफ कंट्रोल करती है या डिफेक्टो करती है, ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। राणा साहब, अगर हम देखें आजम स्वाति साहब के बयानात, अलीमीन गंडापुर साहब के बयानात, अभी जो न्याय साहब जिक्र भी कर रहे थे, बैरिस्टर सैफ बार बार कह चुके कि जनाब मुझे जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। ये लोग मुज़ाकरात तो करते रहे हैं, बल्कि जो न्याय साहब की बात है कि जी अगर 5th टियर पे या 4th टियर पे अगर बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं बातचीत तो करती रही है पीटीआई इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ। तो इसमें क्या बुराई है? एंगेजमेंट तो सियासत का हिस्सा है, और अगर उनकी पीटीआई की पॉलिटिकल क़यादत एंगेजमेंट है, करती है, रही है, तो ये एक अच्छी बात है, और एस्टेब्लिशमेंट की भी अच्छी क्या बात है। आपको लगता नहीं है कि पीटीआई ये चाहती है कि इमरान खान साहब हीरो बने रहें? जी वो डटे हुए हैं, वो तो बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए कुछ ना कुछ जो है मामलात सेटल करने की कोशिशें भी होती रहें। देखिए मलिक साहब, ये सारी गेम क्या कहते हैं मीडिया की ना, और इसमें एक परसेप्शन बनाई जाती है, और उस परसेप्शन के ऊपर आवाम को अपनी तरफ इंगेज किया जाता है। और अगर वो ये बना रहे हैं तो वो कामयाबी से खेल रहे हैं इस बात को। उन्होंने ये परसेप्शन बना दी ना कि इमरान खान नहीं झुकने वाला, और क्या कहते हैं आम आदमी इस बात को मानने पे तैयार हो गया है। आपका क्या ख्याल है, ये नजम सेठी साहब की इस तरह की खबरें इमरान खान को डैमेज करती हैं या फायदा पहुंचाती हैं? उसका तो इमेज बेहतर हो जाता है आम आदमी के नजर में भी। वो कहता है कि देख लो डटे हैं, वो तो अंदर भी आके गाना काट दे। तो इमरान खान का जो परसेप्शन है वो तो बन रहा है। बाकी सियासत ही है ना, सियासत में गुंजाइशें निकाली जाती हैं, रास्ते निकाले जाते हैं, वो अपनी सियासत के ऊपर गुंजाइशें निकालते हैं, परसेप्शन भी अवाम के साथ बनाए रखते हैं। यही कामयाब सियासत है। हफीजुल्लाह नियाज़ साहब का तो इमरान खान से चूंकि मोहब्बत का तकाजा कुछ डिफरेंस है ना, तो वहां मेरे पर जल जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं कोई एक फैसला ऐसा जिसपे उन्होंने रिग्रेट ना किया बाद में, तो ये उनका बड़ापन है कि वो अपनी गलती मान लेते हैं।
यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 साल से पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया हुआ और कभी रिग्रेट नहीं किया। ये तो इमरान खान का बड़ापन है भी कि वो रिग्रेट भी कर लेता है, अपने फैसलों को, अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। न्याय साहब आप इस पे कमेंट कर दें, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। क्यों जी न्याय साहब, ये उनका बड़ा मैं दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि नहीं, मैं देखो मैं 2-3 बातें करूंगा। मुझे बताएं कि ये जो चीज होती है ना, ये तहरीक इंसाफ को इस पे जरूर गौर करना होगा कि जब कोई बात करेंगे हफीजुल्लाह न्याजी तो बड़ी नफरत करते हैं, कॉलम मेरा होता ही इमरान खान के खिलाफ है। मैं मुझे बताएं कि मेरे पास जो कुछ है मैंने एनालिसिस फेयर करना है या तहरीक इंसाफ के उनके सेक्रेटरी के सीए से करना है या उनके बिल्कुल ये कैसे करना है कि जो मास्टर वाइस के तौर पे करना है। मेरा एनालिसिस गलत होगा, लेकिन ये कहना जी कि चूंकि मैं मुखालिफ हूं इसलिए ये एनालिसिस कर रहा हूं, ये मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को जो है ना थोड़ा सा, मुझे अफसोस होता है। या राणा साहब तो खैर बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े हकीकत है कि एक बड़े भले मानस है, लेकिन अमूमन होता है जी आप भी तो उसके साथ रहे, आपकी वजह से तरीके साहब में आए। ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप पता क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इनको अनसेटल कर जाऊँ आर्गूमेंट में। ये दो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। किसी को अनसेटल क्या करना है? अब अगला बंदा दलील दे, मैंने कोई किसी को मनवाना तो नहीं, मैंने तो अपनी बात की है, मैंने कहा ये राइट है ये रॉन्ग है, मैंने उसको पैगामात भिजवाता रहा हूँ। तो दूसरी बात है, अभी पहले उस सेगमेंट में एक बात फरमा रहे थे कि भुट्टो साहब का नाम मिट गया। अगर इमरान खान साहब को यही नाम चाहिए कि जो जनरेशन जा रही है ना, ये वो जनरेशन है भुट्टो साहब के साथ इन्वॉल्व हुई थी, उसका थोड़ा सा रह गया, इसके बाद नामो निशान मिट जाएगा भुट्टो साहब का। ये इनकी गलत फहमी है कि क्या आज़म की तरह को 1000 साल या 2000 साल या रहती दुनिया तक रहना है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वही सियासत करना चाहते हैं। सियासत वाले तो ऐसे हैं कि जो किए तो 3-3 हज़ार साल से उनका नाम याद किए जाते हैं। तो ये कोई बात तो नहीं है कि भुट्टो साहब, अगर आपकी मिसाल भुट्टो साहब ही है तो मुझे तो बड़ी अनफॉर्चुनेट लगता है कि इतना मकबूल लीडर अपनी सियासी गलतियों की वजह से अब अपने आखिरी एंड पे है कि दुम रह गई है सिंध के अंदर, और वो भी कोई भुट्टो साहब की वजह से नहीं है। वहाँ पे एक खास तंजीम है, सिंध का जो निज़ाम है उसके तहत वडेरों की और मिला के सियासत है। बाकी जो है उनका जी कि इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों के ऊपर जो उन्होंने फरमाया है कि मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने कहा जी सियासी फैसला अभी इन्होंने खुद फरमाया कि उनकी बेहतरीन हिकमत अमली है। मेरा ये कंटेंशन है, मेरा ये दावा है कि इमरान खान साहब ने 26 अप्रैल 1996 से लेके 18 जनवरी 2026 तक एक सियासी फैसला ऐसा नहीं किया। एक देखो आप, ये कोई अच्छा रिकॉर्ड है कि आप जो रिग्रेट कर रहे हैं, गलतियां मान रहे हैं, इसलिए आपको शराबबंदी की जाए? एक सियासी फैसला नहीं है। तो मेरा क्या जाता है भाई, नफा नुकसान अपने जो की है सियासत उनकी है, इसका फायदा उनको मिलना, मुझे तो नहीं मिलना। न्याय साहब बिल्कुल ठीक हो गया। न्याय साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हफीजुल्लाह न्याई साहब, इसार राणा साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।